बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टार्ट में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासीफाई करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों मुश्किल है स्टूडेंट? वो इसलिए मुश्किल है ज़्यादा क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि स्टूडेंट कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 10,000 से ज़ायद प्रोटीन है। इस तरह उसके फंक्शन भी हज़ारों हैं। इसलिए इस प्रोटीन को जो है वो प्रोटीन को क्लासीफाई करना इंतहाई मुश्किल है। यानी जितनी कोई चीज़ कम्प्लेक्स होती है या बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी होती है तो उसको क्लासीफाई करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह बिल्कुल स्टूडेंट जो हम फिर इसकी क्लासिफिकेशन होगी और इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड पे क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन की, किसके अंदर फिब्रस प्रोटीन के अंदर और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। फिर हम आज हमने पढ़ना है फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर डिफरेंस, के अंदर कौन कौन से डिफरेंस हैं। हमने जो है ये 6 पॉइंट इसके बनाए हुए हैं और फिर इसकी एग्जाम्पल भी हैं फिब्रस प्रोटीन की और ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक जो हमारा स्टूडेंट मेन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहले ही हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई प्रोटीन। इसको क्लासिफाई करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई प्रोटीन बिकॉज हैविंग कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन। यानी इसकी स्ट्रक्चर भी काफी कम्प्लेक्स है स्टूडेंट, और इसकी जो वैरायटी है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जो है वो क्लासीफाई करना मुश्किल है। जिस तरह हमने इसकी जो स्ट्रक्चर पढ़ी भी है स्टूडेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बड़ी सिंपल, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कंप्लेक्स स्ट्रक्चर आ गई थी, टर्शियरी, फिर उससे भी ज्यादा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आ गई थी। तो यानी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट काफी ज्यादा कंप्लेक्स है, ठीक है। जिस तरह और फिर वैरायटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। जिस तरह आप देखें ना स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर वो उनमें से 50 मेडिकल का है, 50 नॉन मेडिकल का है, तो उसको डिवीजन करना बड़ी आसान है। लेकिन एक अगर 100 स्टूडेंट है हमारे पास, अगर उसमें कुछ आ जाते हैं जनाब एफए के, कुछ FAIT के आ जाते हैं, कुछ ICS के आ जाते हैं, कुछ FSC मेडिकल के आ जाते हैं, कुछ जो है वो प्री इंजीनियरिंग के आ जाते हैं, या सर कुछ आई काम के आ जाते हैं, कुछ डिप्लोमा के आ जाते हैं, तो फिर उसको क्लासीफाई करना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से इसमें स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स है और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, जिसलिए इसको क्लासीफाई करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन फिर भी डिवाइड तो किया गया है, क्लासीफाई तो किया गया है। प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। किस किस के अंदर? एक फिब्रस प्रोटीन है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये किसकी बिना पे गई है? उसकी शेप की बिना पे स्टूडेंट। फाइबर को मतलब धागों की शक्ल में, और ग्लोबुलर हमने स्ट्रक्चर पे ये वो गोल हो जाती है, ठीक है। तो ये शेप की बिना पे इसको, यानी इसकी स्ट्रक्चर की बिना पे आप समझ लें कि इसको जो है ना वो डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये इसकी स्ट्रक्चर पे बेस है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटीन की जो डिवीजन की गई है, क्लासिफिकेशन की, ये किस बेस पे की गई है? तो ये स्ट्रक्चर की बिना पे की गई है, इसकी शेप की बिना पे की गई है। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इन दोनों में हमने डिफरेंस करना है। इसके हमने 6 पॉइंट बनाए हुए हैं स्टूडेंट और इसकी एग्जाम्पल भी हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, इस तरह हमने ये कॉलम बना के लिखनी है ताकि आपको ये लिखना आसान होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या इसमें से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके लिए लिखना बहुत आसान होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। फिब्रस प्रोटीन। अब ये याद रखना कि ये जो फिब्रस और ग्लोबुलर, ये इनको नाम दिए गए, ये शेप की बिना पे नाम दिए गए। फाइबर कहते हैं ना, इस तरह ये धागों के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, ऐसे ये धागानुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको फिब्रस कहा जाता है। और ग्लोबुलर कौन सी होती है? वो हमने पढ़ी भी है स्टूडेंट। वो इस तरीके से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इस तरीके से फोल्ड होता है, बेंड होता है और फिर इस तरह गोल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं लिप साइड। तो ये शेप की बिना पे नाम दिए गए। नंबर फर्स्ट, they consist of molecule having one or more polypeptide chain in form of fibrils। यानी इसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं और वो किस शक्ल में हो गए? इस तरह धागों की शक्ल में स्टूडेंट हो गए। इसका नंबर 1 पॉइंट क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन का स्टूडेंट, दे हैव मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सो देयर चेन्स आर स्फेरिकल और एलिप्सोइडल। तो ये इस तरह देख सकते हैं, ये इस तरह मल्टीपल फोल्डिंग हुई है स्टूडेंट, मल्टीपल फोल्डिंग हुई है इस तरीके से। ये या तो गोल होते हैं या फिर ये इस तरीके से स्टूडेंट, ये इस तरह अंडे की शक्ल के, ये इस तरह बैज भी शक्ल की में भी आ सकते हैं, एलिप्सोइडल शक्ल में भी आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि ये शेप की बिना पर ये नाम दिए गए हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। ये आप देखें, अगर इसकी जो स्ट्रक्चर है फिब्रस प्रोटीन की, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप हमने पढ़ा भी था स्टूडेंट कि एक इस तरह की आप ये कह लें, ये जो हमने आप ये धागे पढ़े हैं ना, ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने ये धागे बताए, तो एक्चुअली इन धागों के अंदर फोल्ड होता है थोड़ा बहुत। अगर इसकी ये जिस तरह हमने पढ़ा ना, ये इसके धागे जिस तरह हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े थे, ऐसे ऐसे ये आपको ना, ये फोल्ड थे, अल्फा हेलिक्स थे और बीटा प्लेटेड शीट थे, ऐसे ये उनमें इस तरह फोल्ड थे, ठीक है। और ये फोल्ड ही अगर फोल्ड हो जाए, ठीक है, सिर्फ अगर उन धागों के अंदर कोई फोल्ड आए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कराता है। और हमने ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस भी किया है, उसमें वो बीटा प्लेटेड शीट बनती है, या तो वो दोहरा हो जाते हैं इस तरीके से, या फिर उसमें जो हीलिक्स बनते हैं, या इस तरह स्पाइरल फॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है, इस तरह फोल्डिंग होती है। लेकिन ये होती है इस तरह बिल्कुल धागे की शक्ल की है, ठीक है ना। तो ये धागे इस तरह, यानी इसमें धागों में क्या हो जाते हैं, फोल्ड आ जाते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्या स्टूडेंट है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिड और अल्कोहल। तो ये याद रखना, ये क्या है, ये इनसॉल्युबल थी एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया का मतलब ये भी समझ लेंगे कि जिसमें जो सॉल्वेंट हो, जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट आप कह लेंगे वाटर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एक्वस मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस मीडिया। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है ये स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी और इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ये सॉल्युबल होती है, ये सॉल्युबल है और वो इनसॉल्युबल है। इसलिए ये इसी की बिना पे हमने पढ़ा भी है कि आमतौर पर जो आप कह लें कि जो भी स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उनका आमतौर पर रोल जो होता है वो स्टूडेंट फंक्शनल होता है। और जो इनसॉल्युबल होती हैं चीजें, ठीक है, जिस तरह हमने लिपिड के अंदर पढ़ा था खासतौर पे कि जो इनसॉल्युबल होती हैं वो ज्यादातर उनका जो रोल होता है वो स्ट्रक्चर रोल होता है। इसलिए जो फिब्रस प्रोटीन है स्टूडेंट, ये क्योंकि ये इनसॉल्युबल होती है और ये इसका जो ज्यादातर रोल है वो स्ट्रक्चर बनाने में है, और ये क्योंकि सॉल्युबल है स्टूडेंट एक्वस मीडिया के अंदर, और इसका जो ज्यादातर रोल है वो फंक्शनल रोल है। ये आगे जाकर हम पढ़ते भी हैं स्टूडेंट। नंबर 3 स्टूडेंट, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। ये नॉन क्रिस्टलाइन है। फिब्रस प्रोटीन स्टूडेंट क्या है ना। अब नॉन क्रिस्टलाइन से क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इस तरीके से होती है कि कोई सॉल्यूट होता है, हम सॉल्वेंट में उसको हल करते रहते हैं, इवन कि वो हल होना यानी कि उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो एक आपका फिर उसमें से हम क्या करते हैं, वाटर को एवापोरेट करते हैं और फिर वो जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। अब हम देखें ना, हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल किया, लेकिन जो चीज हल ही ना हो, जो हो ही इनसॉल्युबल, तो हम फिर हम उसकी स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो फिब्रस प्रोटीन है हमने पढ़ा है पहले, इससे पहले पढ़ा कि ये इनसॉल्युबल है, तो ये इसलिए क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है। और ये क्या है, इलास्टिक इन नेचर है, यानी इसमें लचक है स्टूडेंट। तो इसका नंबर 3 पढ़ते हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये इसकी जो है क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इलास्टिक इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसमें भी लॉजिक है। क्यों? अगर जिस चीज के देखें, जिस चीज की क्रिस्टलाइजेशन हो जाए यानी हल हो जाए, तो ये सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी, तो इसको हम फिर कैसे इलास्टिक, एक सॉल्यूशन को हम कैसे इलास्टिक कह सकते हैं? क्योंकि वो तो थी ना इनसॉल्युबल, तो वो उसको तो हमने इलास्टिक कह दिया, लेकिन ये तो सॉल्युबल है, और जो चीज सॉल्युबल होती है इसलिए इसकी जो है हम क्रिस्टलाइजेशन भी जो है वो आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट ये नंबर 3 पॉइंट के बाद हम आपने नंबर 6 समझना है, और उसके बाद हम नंबर 4 और 5 को समझेंगे। नंबर 6 पे स्टूडेंट है एग्जाम्पल, ये आपको नजर आ रही हैं। फिब्रस प्रोटीन के अंदर ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट। पहली एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर, जिस तरह ये रेशम के धागे होते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम सिल्क वार्म, ठीक है, एंड स्पाइडर वेब, ठीक है। ये सिल्क वार्म, रेशम के कीड़े से जो हमें रेशम हासिल होता है, या फिर स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी का जाला होता है स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये यानी सिल्क फाइबर, ये जो रेशम वगैरह, इससे फिर आगे इससे जो है वो कपड़े वगैरह भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मायोसिन है स्टूडेंट, ये मसल सेल बनाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद फिब्रिन है स्टूडेंट, ये ब्लड क्लॉट करता है। क्या करता है? ब्लड। अब ये फिब्रिन मैंने कहा ना इस तरह धागों की शेप में होते हैं, तो ये एक नेटवर्क सा बनाते हैं, जहां से ये इस तरह कट लग जाए ना तो ब्लड आना रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह धागे एक आप पहले एक नेटवर्क सा बना लेते, जाल सा बना लेते, जिसमें इस तरह फिर वो ब्लड जो होता है वो आप कह लें कि रिलीज होना जो है वो रुक जाता है। उसके सेल जो है, ब्लड सेल जो है, ये इस नेटवर्क के अंदर जो है वो फंस जाते हैं।
इसके बाद केराटिन है स्टूडेंट ऑफ नेल एंड हेयर। ये जो केराटिन है ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर जो नेल है, नाखून है या फिर हेयर बनाते हैं। इसलिए हमने पढ़ा भी है ना कि इसका जो रोल है वो ज्यादातर क्या होता है, फिब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होती है। ये सारी स्ट्रक्चर इस तरह इसने बनाई है। अगर इसकी एग्जांपल स्टूडेंट देखी जाए तो ग्लोबुलर प्रोटीन की जो एग्जांपल है वो एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम आपको पता है जी, इसका ज्यादातर जो रोल होता है वो फंक्शनल होता है। आपको पता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अगर ये ना हो तो, अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन हमारे इतने स्लो हो जाए कि लाइफ पॉसिबल ही ना रहे स्टूडेंट। इसके बाद हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट, इसका ये एक फंक्शनल रोल है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके बाद एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को इसलिए ये इसका इम्यून सिस्टम के अंदर रोल है, ये पैथोजन को किल करते हैं और इसलिए इसको हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका नाम दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाती है। इसके बाद हार्मोन्स हैं, जिस तरह आप देखें ग्रोथ हार्मोन प्लांट के अंदर भी होते हैं, एनिमल के अंदर भी होते हैं, इंसान के अंदर भी इस तरह ग्रोथ करवाते हैं। तो इनका आपको देख लें, ये सारा रोल जो है इसका फंक्शनल रोल लग रहा है। ये जो एग्जांपल हमने पढ़ी है ग्लोबुलर प्रोटीन की। अब आ जाए स्टूडेंट नंबर 4 पे। They do not easily disorganize with the change of physical and physiological environment. ये जो फिब्रस प्रोटीन है स्टूडेंट, ये इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, यानी इजीली आसानी से ये डैमेज नहीं होती। किसकी चेंज की वजह से स्टूडेंट, कौन सी चेंज की वजह से, कि अगर कोई फिजिकल चेंज आ जाए। अब फिजिकल से मुराद है स्टूडेंट एनवायरमेंट, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट। फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट कौन सा होगा, यानी फंक्शनल एनवायरमेंट, यानी किसी सेल के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है या पीएच की रेंज है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो फंक्शन परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो एनवायरमेंट याद रखने, फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। यानी फिजियोलॉजिकल का मतलब फंक्शनल है और फिजिकल से मुराद सिंपल एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट की कंडीशन है। तो दे डू नॉट इजिली डिसऑर्गेनाइज विद द चेंज, ये आसानी से जो है ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होते। ये क्यों नहीं होते स्टूडेंट, जिस तरह आप देखें कि हमने ये पढ़ा है कि जो फिब्रस प्रोटीन है स्टूडेंट, ये नेल बनाती है या फिर क्या बनाती है स्टूडेंट, ये इस तरह हेयर बनाते हैं हमारे। अब ये देखिए, जितना भी आप देखें टेम्परेचर चेंज हो जाए, पीएच चेंज हो जाए, तो हमारे बाल तो आप पहले खराब इतने नहीं होते ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे बाल तो खराब नहीं होंगे, ये तो आसानी से डिसऑर्गेनाइज नहीं होते। लेकिन ये भी अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अगर एग्जांपल हम देखें, जिस तरह एंजाइम है, तो एंजाइम तो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे पे। तो ये जो आप कह लें कि जो फिब्रस प्रोटीन है ये आसानी से डिसऑर्गेनाइज नहीं होती। लेकिन इसके अंदर देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर कि दे डिसऑर्गेनाइज विद द चेंज इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी भी है कि एंजाइम जो है, आप देखें अगर बहुत ज्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो एक एंजाइम, हर एंजाइम की हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच होती है, उससे थोड़ी ऊपर नीचे हो तो वो आप कह लें कि डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आसानी से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं कौन से स्टूडेंट, ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। और फिर यही बात हमें फिर दोबारा ये डायरेक्शन देती है, जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल में डिस्कस भी किया है कि ये आसानी से डिसऑर्गेनाइज नहीं होती फिब्रस प्रोटीन, इसलिए इसका जो रोल है वो ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाने के अंदर है। और ये आसानी से आप कह लें कि डिसऑर्गेनाइज हो जाती है एक्वस में, इसलिए इसका जो ज्यादातर रोल है वो फंक्शनल है, क्योंकि ये आसानी के साथ पानी के अंदर जो है वो क्या है, ये सॉल्युबल है। इसके बाद स्टूडेंट याद रखना है, दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। अब ये बात हमारी हो चुकी है कि इसका, क्योंकि ये आसानी से डिसऑर्गेनाइज भी नहीं होती, ये है भी इनसॉल्युबल, इसलिए इसका जो ज्यादातर रोल है वो किस में है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बनाने में है। दे हैव मोस्टली फंक्शनल रोल इन द ऑर्गेनिज्म, इसका ज्यादातर जो रोल है वो फंक्शनल है। जिस तरह हमने पढ़ा कि एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, एंजाइम अगर रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो ये सारे फंक्शन है। एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम में है, हार्मोन जो है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ग्रोथ है, ये सारे फंक्शन है। और अगर यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट फिब्रस प्रोटीन के अंदर कि ये मसल मायोसिन सेल है, ये मसल सेल बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, फिब्रिन जो है वो ब्लड क्लॉट कर रहा है, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इस तरह केराटिन जो है वो नेल बना रहे हैं, हेयर बना रहे हैं, तो ये ज्यादातर ये स्ट्रक्चर बनाने में है। और इस तरीके से जिस तरह मैंने कहा, ये थोड़े एक और कंसेप्ट याद रख लेंगे, ये सॉल्युबल होने का या इनसॉल्युबल होने का, कि ये जो फिब्रस प्रोटीन है ना स्टूडेंट, ये इसकी ये अगर ये इस तरीके से शेप है, ये ऐसे इस तरह धागों की शेप में है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ना ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इस तरीके से लगे हुए हैं। ये इस तरह कुछ हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ हाइड्रो, और इस तरीके से, और इसलिए ये क्या होती है स्टूडेंट, इनसॉल्युबल होती है।
और ये जो अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर आप बात करें ना, तो इसके ये देखें ना, ये आपका आप पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरह फोल्ड होता है और फोल्ड होकर इस तरह गोल शेप बनाता है, इस तरीके से एक गोल शेप बनाता है। तो इसकी इनसाइड जो स्टूडेंट आते हैं ना, ये इस इनसाइड जो अमीनो एसिड आते हैं स्टूडेंट इनसाइड, वो क्या होते हैं, वो स्टूडेंट है तो हाइड्रोफोबिक। वो क्या होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी के अंदर जो हल नहीं होते। जो आउटसाइड आते हैं ना, ये इस साइड पे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। और इसलिए ये पानी में आप कह लें कि आसानी से ये जो है वो हल हो जाती है, यानी पानी में आसानी से जो है ये सॉल्युबल हो जाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।